पहले टच अलग आते थे ना? नहीं पुराने में आते थे। पुराने फोनों में टच की स्ट्रिप जैसे अब पता कैसे चलेगा कि टच अलग से है या फिर साथ में है? तो टच अगर रहेगा तो दो स्ट्रिप रहती थी, जैसे अब तो खैर समझो है ही नहीं ना के बराबर आपके फोन में, लेकिन पहले फोन से जो है उनमें आते थे। जैसे अगर मैं देखूं रेडमी Y3 डिस्प्ले, ये थोड़ा लेटेस्ट है Y3, इसमें शायद अलग से आता था। ये दिख रहा है तुम्हें? ये टच यहाँ पे कनेक्ट हुआ, किसी का ये स्ट्रिप अलग से ऊपर होती थी, किसी के डिस्प्ले में चिपकी रहती थी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है किधर? ये यहाँ पे कनेक्टेड है। टच अब तो खैर बंद ही कर दिया, सब टेक्नोलॉजी जो ऐसे आ गई। और भी फोन है, जैसे अगर डिस्प्ले भी हम डालेंगे तो उसका टच ही आएगा। जैसे Y2 हो गया, Y2 में भी था शायद। हाँ ये दिख रहा है, देखो स्ट्रिप अलग से टच की है जी। तो जिन फोनों में दो स्ट्रिप होती है, या तो वो डिस्प्ले पे कनेक्ट रहेगी या फिर वो अलग से ऊपर भी हो सकती है। जैसे अगर अलग से रहेगी तो कौन सा फोन का है? नोट 4 में ऊपर साइड नोट डाला है, नोट 4, ये देखो ऊपर दिख रही है स्ट्रिप, है ना? ऊपर है और ये डिस्प्ले की है। तो ये दो तरीके से चलते थे पहले, जो टच अलग आता था और डिस्प्ले अलग आती थी। अगर डिस्प्ले सही है, टच खराब होगी तो टच चेंज हो सकता था, लेकिन आज की डेट में अगर टच खराब होगी तो पूरा डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वो डिस्प्ले की एक ही स्ट्रिप है। जैसे सभी फोन्स में लगभग है ऐसा। जैसे कोई एक फोन बोलो किसी का, रेनो 8, कोई बोल ही नहीं रहा है सर, तो मैं बोल दिया। चलो डिस्प्ले रेनो 8 का ये डिस्प्ले, लेकिन बेसिकली सुपर एमोलेड जो है डिस्प्ले, उसका आज भी टच अलग है लेकिन डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड है। सुपर एमोलेड जो टेक्नोलॉजी है उसमें टच की फ्लक्स अलग है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, वो ये दिख रहा है आपको? नहीं, साथ में देखूंगा तो ये दिख रहा है आईसी, ये दिख रहा है आईसी, दिख रहा है। तो ये डिस्प्ले का फ्लक्स है और इसी पे ये टच की फ्लक्स कनेक्टेड है, इसी पे ये टच की फ्लक्स कनेक्टेड है। लेकिन अंदर जो इसका सिस्टम दिया है, जो टच चलती है, वो टच डिस्प्ले के साथ ही फिक्स है। यानी कि ऊपर जो है ग्लास दिया है और ग्लास के नीचे फिर टच स्क्रीन साथ में। खाली इतना है कि इसकी फ्लक्स खाली अलग है, लेकिन अंदर से जो है वो एक ही जगह चिपकी हुई है। सुपर एमोलेड में टच की खाली स्ट्रिप अलग है, लेकिन अंदर जो डिस्प्ले है वो टच डिस्प्ले एक ही साथ कंबाइन है। बाकी फोनों में वो जो निकालते हैं वो टच नहीं निकलते, ग्लास सिर्फ निकलेगा, टच उसका भी नहीं निकलेगा। नहीं समझ रहे? नहीं समझे? देखा, अगर शायद तुम्हें अब तो फोन तो आने बंद हो गए, एक देखोगे तुम्हें थोड़ा समझना। तो जैसे नोट 4, रेडमी नोट 4 या रेडमी Y3 टच चेंज अगर आप डालोगे तो उसमें देखना उसकी स्ट्रिप टच रिप्लेसमेंट, उसकी देखना टच की स्ट्रिप आपका अलग से रहेगी। ये चीजें तो आप बेसिक है, देख लिया करो घर पे भी। दिखता उधर। हाँ थोड़ा बहुत फॉलो, टच कैसा है, स्क्रीन के साथ है, देखना। ये ग्लास जो निकालेगा, ये देखो ये फ्लैश कनेक्टेड है यहाँ पे, ये देखो लॉक खोला। अब इसको देखना तो ये टच है कनेक्टिंग हुए भी, ये बोल रहा था सर, है ना? हाँ ये, लेकिन इसका साथ जो टच निकल जाएगा देखो, क्योंकि इसका फ्लक्स अलग से है और ये आईपीएस डिस्प्ले, तो आईपीएस का डिस्प्ले का जो टच होता है वो अलग आता है, लेकिन सुपर एमोलेड का जो डिस्प्ले का फ्लक्स तो अलग रहेगा, डिस्प्ले और टच एक ही जगह रहेगा, फ्लक्स सिर्फ अलग दिया है।
अभी देखना निकाल देगा तो इसमें फ्लक्स किधर गया भाई? ये सही है। ये क्या बोल रहा है? चिकन चिकन ये है नहीं फ्लक्स इसका, टच का कनेक्शन इसी में है इसमें कनेक्शन ग्लास के साथ ही है ना, तो वो समझो टच ग्लास है। एक होता है टच ग्लास और एक होता है टच डिस्प्ले, तो ग्लास उसके साथ अलग से रहेगा, उसमें कोई कनेक्शन टच का नहीं है। इसको कॉम्बो बोलते हैं। कॉम्बो तो इसको भी कॉम्बो मतलब दोनों एक ही जगह फिक्स किया हुआ। तो इसको पहले पॉसिबल था कि आपका टच नहीं चल रहा है, ये कट करो ग्लास, तो ये टच ग्लास था। अभी टच डिस्प्ले हो गई और ग्लास अलग आ गया, खाली फ्लक्स तो अलग दी है। देखो जैसे अभी एक फोन का हमने ये देखा एमोलेड का, जैसे तेरा ही फोन डाल दे, कौन सा है? रेनो 8 अगर होगा तो रेनो 8 5G ग्लास चेंज आएगा, ग्लास आएगा उसमें, फिर टच नहीं आएगा, उसमें टच नहीं आएगा, ग्लास आएगा। देखना जैसे फटाफट चल रहा है। अब इसकी देखिए स्ट्रिप तो अलग है टच की है ना? नहीं देखिए, ये क्या है? अरे इतनी जल्दी कट भी गया। वो स्पीड में काम है सर उसका। फास्ट फॉरवर्ड है। ये देखो इसमें कोई स्ट्रिप है, ये देख जा रही उसके साथ ही है, ये टच यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन उसका नहीं। तो इसका मतलब ये सिर्फ ग्लास हो गया और टच स्क्रीन इसी में आ गई। टच भी चलेगा अब इसमें, स्क्रीन में। उसमें कैसा वो ग्लास कट किया तो टच भी चला गया, तो उसमें फिर टच नहीं चलेगा, आप अलग से टच लगा सकते हो। लेकिन इसमें आप सोचोगे कि टच नहीं चल रहा, ये चेंज कर दो, तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टच स्क्रीन है, टच डिस्प्ले के साथ है, और ऊपर जो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है ये ग्लास है। तो इस तरह के ये टेक्नोलॉजी जो है एमोलेड की जो टेक्नोलॉजी है, खाली ये फ्लक्स जो है ये अलग से चेंज हो सकती है। कुछ के पास अभी मशीन आई है, कुछ 1,70,000 की, लेकिन वो मशीन है, तो मशीन का काम है। पहले पॉसिबल नहीं था ये, अगर आपका इसमें टच खराब हो गया तो पूरा स्क्रीन जाता था, लेकिन आज की डेट में ये फ्लक्स अंदर से चेंज करके देख लेते हैं, अगर डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं हुई तो उसमें भी ऐसा 100% चांसेस नहीं है। हो भी सकता है नहीं भी। मेरा का एक है दुकान वाला जो अपना स्टूडेंट है, उसने रख रखी है, तो उसके पास है मशीन, तो बोले सर है अच्छा, अगर तुम्हारा 50-60 दुकान है एरिया में और किसी के पास मशीन नहीं है तब तो रख लो, उसमें 100% चांसेस नहीं है, 50% चांस है बन जाते हैं और 50% नहीं। लेकिन वो रिस्क बोल के ये आपको करना होता है। बोले पहले से डिस्प्ले गया है, कस्टमर का ऑप्शन यही है कि डिस्प्ले चेंज करो, कुछ भी स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक ऑप्शन से अगर हमारे थ्रू वो रिपेयर हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि फ्लक्स चेंज करने में खर्चा आता है 800-1000 रुपए के अंदर, और स्क्रीन सीधा चेंज करने में 5000-10,000 तक की भी स्क्रीन होती है और ऊपर की भी होती है। तो अगर किसी के पास ठीक ठाक बजट है और एरिया में कोई नहीं कर रहा है, 50-60 दुकानें हैं, किसी के पास भी मशीन नहीं है, फ्लक्स चेंजिंग उसको बोलते हैं, और जहाँ से आप लोगे कुछ लोग उसके क्लासेस भी देते हैं, अलग से क्लासेस होती है इनकी फ्लक्स चेंज करने की, कुछ लोग देते हैं। लेकिन उसने तो मेरे स्टूडेंट ने सीख के कुछ भेजा, बोले सर हो जाता है, ग्लास कट करना है, बोले ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड वाला काम है, सामने दिख रहा टच नहीं चल रहा, कट करो ज्वाइन करो, अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो टिप्स ले लो किसी से बस। तो उसमें ऐसा कोई ट्रेस आउट तो काम है नहीं कि कहाँ से क्या लाइन पर फ्लक्स रख के पंचिंग कर दी वो मशीन, ग्लास कट करो, दूसरी फ्लक्स रख के उस पर पंचिंग कर दी। तो मैं उसके पास बैठ के देखा भी था, तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, मतलब 1-2 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर वो उसके लिए बेहतर है जिसके पास 50-60 दुकानों का काम भी आना जरूरी है, तो 1-1.5 लाख रुपए लगा के अब अपने लिए करोगे तो 5 दिन में एक आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आता, कभी कभी तो अपने पास भी नहीं आते, महीने में आते हैं। तो इतना ये नहीं है, अगर दुकान एरिया में अच्छी खासी है तब तो आप ले सकते हैं, और वो आपको जहाँ से लोगे तो वो आपको बताएंगे भी, पूरे उसकी ट्रेनिंग भी देते हो, मतलब कैसे आपको यूज करनी है, क्या सेटिंग है। ऐसे ही माइक्रोस्कोप रहेगा, जैसे हम ज्वाइन करते हैं ना जंपरिंग, तो वैसी पूरी फ्लक्स की लाइनें होती है, वो लाइन उस पर रख के ऊपर से प्रेस करती है वैसे। तो अभी देखना कोई तुम्हें शायद समझ में भी आ जाएगी, तो मैं आइडियाज तुम्हें दे देता हूँ, क्या पता तुम्हें आगे जरूरत पड़े। तो टच
अलग पहले आता था, अभी टच डिस्प्ले के साथ आता है, टच डिस्प्ले के साथ आता है। अभी सिर्फ ऊपर ग्लास रहता है प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी मतलब टच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सीधी स्क्रीन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको स्क्रीन रिप्लेस करके दूसरा चल रहा है और ये नहीं चल रहा है तो पॉसिबल है जो आपको ये डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है एमोलेड, इसमें एक बार वो फ्लक्स जो मैं बता रहा हूँ वो चेंज होती है, आईपीएस में वो नहीं होती। आईपीएस डिस्प्ले का पता है, मैंने आपको जीएसएम एरिना रीड करने बताया था, नहीं पता है? जीएसएम एरिना पता है? नहीं। अभी फॉर एग्जांपल तेरा फोन कौन सा है उसका पता कैसे चलेगा? कौन सा फोन है तो अभी? रियलमी कौन सा है? P4 ये क्या है? अब तुझे पता है तेरे फोन में डिस्प्ले कौन सी है? तूने कभी अपने फोन का लेते टाइम या कुछ रिव्यू किया था कि क्या है, कौन सा टेक्नोलॉजी का है, क्या नहीं? स्टडी करो यार ये सब चीजें बेसिक्स। तो अभी Realme 4 5G है, इसमें जाने का ये क्या है? GSM एरिना। अब इसमें इसकी पूरी सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं जब भी कोई फोन आता है इस तरीके का, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर है, तो उसका पूरा यहाँ से स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ कि कौन सा हार्डवेयर है क्या नहीं है। अल्ताफ मोबाइल देख रहा है मैं अपना? कैमरा में देख लो, कैमरा में कंप्यूटर अब देख तेरा जो डिस्प्ले है वो एमोलेड है, एमोलेड डिस्प्ले। तो तेरे उसका टच की फ्लक्स अलग से दी हुई है, लेकिन वो टच की फ्लक्स डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड है, ऊपर सिर्फ ग्लास से प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी ये तो बहुत ज्यादा अलग से आता है, तो ये किसी को छोड़ेगा फिर मुझे बोलेगा सर कहीं से अरेंज करा दो सस्ते में, होएगा नहीं बिल्कुल है ना। अभी नया फोन है, कोई जुगाड़ नहीं लग सकता, थोड़ा मार्केट में पुराना हो जाता है तो समझ मारनी पड़ी रहती है इसमें किसी के पास, और लिमिटेड ही है। तेरे पास ही तुमने अपने खुद के देखा होगा, दूसरे के पास देखा भी नहीं होगा। तो आया नया लॉन्च 2 महीने में डिसकंटिन्यू, लेकिन तूने किसी और के पास देखा अपना? हाँ भाई बंद हो गया ना, हाँ बंद हो गया। बंद हो गया। अरे नहीं है, बंद हो गया, बिका तो होगा ना, बिका बहुत है, लेकिन किसी के पास है? तेरे कोई है ऐसा? इस नहीं तरह देखा ना, नहीं। तो अब समझ में इसका मतलब होता है कि लिमिटेड ही है। Immediately। तो लिमिटेड चीजों के पार्ट्स भी फिर कम आते हैं, वो भी कोई बड़ा ही डीलर रखेगा एक आदमी के, चल यार मेरे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हाँ। बाकी इधर वासी उसी में ढूंढने मिलेगा तो डिस्प्ले भी नहीं मिलेगा। हाँ तो संभाल के, तो जब कोई चीज लिमिटेड होती है ना तो उसके पार्ट्स बड़े दूर जाके मिलते हैं। एक चीज है कि रेगुलर बिक रही है, एक बिक रही है एक साल में, एक तो कौन पैसा डालेगा उसमें, है ना? हाँ तो कभी भी मुझसे बोला तो अब एमोलेड डिस्प्ले का ही सिर्फ ऐसा है जो फ्लक्स आप चेंज कर सकते हो अगर किसी के पास मशीन है तो। कुछ मशीन जो आती है फ्लक्स चेंजिंग, और बाकी इसकी जगह आईपीएस लिखा हुआ है, टीएफटी लिखा हुआ है, या और कोई एमोलेड लिखा हुआ है तो पॉसिबल है। बाकी आईपीएस टीएफटी उफ्टी लिखा हुआ, एक और टेक्नोलॉजी सेम है जिसमें लिखा रहेगा ओलेड, लेकिन उसके कम चांसेस है सक्सेस होने के, लेकिन होती है उसकी भी, सेम टेक्नोलॉजी है एमोलेड और ओलेड, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब ये कौन से फोन में आती है ज्यादा करके? ओलेड सस्ते फोनों में आती है और अच्छी क्वालिटी के लिए, जैसे ज्यादा करके मोटो यूज करता है, मोटरोला कर मैं डालूंगा, ये भी यूज करता है आईफोन, लेकिन देखो आईफोन भी यूज करता है इसका, सैमसंग से नहीं लेता, एलटीपीएस सुपर रेटा ओलेड लिखा हुआ है ओलेड। तो दोनों भी सिमिलर ही टेक्नोलॉजी है, ओलेड और एमोलेड दोनों सिमिलर है। तो इनके जो टच होते हैं वो डिस्प्ले के साथ होते हैं, लेकिन कनेक्शंस जो होता है उसका वो अलग है, कनेक्शंस जो है वो अलग है, लेकिन कनेक्टेड जो है अंदर वो ऊपर ग्लास है और डिस्प्ले के साथ। ये अगर टच फ्लक्स चेंज करने से नीचे से हो गया तो ठीक है, करने हुआ तो पूरी डिस्प्ले चेंज करनी पड़ती है। अब कैसे करते हैं इसका? अगर किसी को चाहिए तो मशीन ले सकते हो, जैसे रेनो 8 टच फ्लैक्स चेंज, ये देखो ये मशीन है पंचिंग करने की। पहले तो इसका टच, यही ग्लास निकालना पड़ता है तो इसका टच नहीं चल रहा है ना? मेरा भी नहीं चल रहा था। चल रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा, नीचे से नहीं चल रहा है ना? लेकिन ये याद रहे आईपीएस टीएफटी वगैरह की नहीं होती, सिर्फ एमोलेड ओलेड की टच अलग आती है तो उसकी होती है, बाकी टीएफटी वाली डिस्प्ले चेंज करने हैं
डायरेक्ट चेंज डायरेक्ट चेंज करना है। तो इसका देख नहीं चल रहा है। वीडियो को शुरू करते हैं। और कर लिए। कर लिए ये देख, सर वो दिखाओ ना वो कैसे ये देख इसका, खा लिया है। ये देख ग्लास ही है इसमें भी, है ना, कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ग्लास पे कोई कनेक्शन टच का नहीं। तो इस केसेस में आपको इस पे आता है फ्लक्स में, ये फ्लक्स है ना, ये है तो डिस्प्ले के साथ, लेकिन इस पे टच अलग से लगी रहती है। टच के पत्ते ये पे देखो लगाया है है, और इसका ये नीचे से टच का पत्ता खोल लिया है और जो डिस्प्ले में सोल्ड है लेंस वाला ये पत्ता वाला। उसको इस तरीके से हटा लेना है। जैसे कि तो इसको कट करके निकालते हैं। तो हमारा जो टच का पत्ता जहां ये वो प्रॉपर तरीके से ये है टच के कनेक्शन यहाँ, इसको उसमें रख के और इसको पंचिंग करते हैं लोग। लगा लेते हैं। ये उनका पत्ता निकाल के ही डिस्प्ले का पत्ता कोई सही पत्ता हो, जैसा कि दोस्तों आप पत्ता हो, टच के फ्लक्स पत्ते बोलते हैं पे इसको। दोनों साइड ये सेफ टेप ये लगा नया है है, तो वो हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप नॉर्मल डिस्प्ले में टच और फ्लेक्स मॉडलिंग आपको सिखाने वाले बने तो जिस भी भाई को के अब इस तरीके से इसका ये रखा मशीन पे लाइन मैच करके, तो चलिए दोस्तों आप और ये मशीन से उसको फिक्स करते हैं इसमें माइक्रोस्कोप मशीन में। से तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो डिस्प्ले ये बात फिक्स करेंगे। कर लिया है मशीन के ऊपर और टच का भी कर लिया है। इस तरीके से हमारी अब ये टच चल सकता है, बस ये ऑप्शंस है इसमें, अगर पता है आपको तो कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से नंबर वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं। कनेक्शन में कोई एक कनेक्शन लीकेज हो गया ना कहीं टच बंद हो जाता है, तो ये अगर अंदर डिस्प्ले में प्रॉब्लम है तो नहीं, तो वो मशीन जो पंचिंग कर रही थी वो मशीन से उसको रख के फ्लक्स को कर। लेकिन इसकी ट्रेनिंग के भी अलग से ये 20-20 हज़ार रुपए ले लेते हैं। थोड़ा बस कॉन्फिडेंस चाहिए करना है ना, नहीं तो 20-20 हज़ार रुपए लेते हैं दिल्ली में खासकर। अभी एक स्टूडेंट कोई था, वो गया था उधर, ले बोले बस ये अपना हाथ का ही सफाई है। तो आप समझ गए हैं टच के बारे में। पॉसिबल है एमोलेड डिस्प्ले का के फ्लक्स चेंज कर दो, बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले 4-5 हज़ार रुपए तक की ओरिजिनल होती है। मैंने कई फोन की कराई थी ऐसे अपने स्टूडेंट्स से, होती भी है लेकिन कुछ की नहीं भी होती। हाँ, तो आपके पास है, लेकिन दुकान वालों का 50-60 दुकान वाले कम से कम भी हो तो आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत इन्वेस्ट करो। पहले देखो माहौल को, मार्केट में जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हो कैसा है अच्छी कमाई, उसमें भी 50-100 रुपए का साथ फ्लक्स आती है, 800-1000 रुपए चार्ज करते हैं दुकान में। फिर वो आके जाके पूरा डिस्प्ले का ही पैसा ले लेते हैं कस्टमर से, 3000-4000। तो उसमें है अच्छी कमाई है। भाई इतनी महंगी मशीन डालेगा बंदा तो कोई 200-300 रुपए थोड़े लेगा, है तो 1.5 लाख की 1,73,000 की बता रहा था वो 73। अब तो और महंगी हो गई अब और महंगी हो गई होगी, हाँ 1,73,000 की बता रहा था। उसका होलसेल की शॉप है, तो होलसेल को 50 दुकान वाले सामान लेने आते हैं तो रिपेयर भी करा देते हैं होलसेल पे, तो उनको बेनिफिट है। आईपीएस टीएफटी में ये काम नहीं करेगा। पता कैसे लगेगा? जीएसएम एरिना पे जाओ, जिसका भी कोई फोन आ गया तो चेक करो जीएसएम एरिना। सबसे पहले आपको यही चीजें कंफर्म करो कि अगर आपका टच नहीं चल रहा तो हमारा टच अलग है, टच डिस्प्ले के साथ है, ऊपर गिलास दिया है, एमोलेड डिस्प्ले है तो उसकी फ्लक्स अलग से आती है। टच की एमोलेड डिस्प्ले की फ्लक्स अलग से होती है, उसमें फ्लक्स चेंज करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फ्लक्स डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो चेंज करी जा सकती है उसकी मशीन्स। अभी 1 साल से मार्केट में आई है। जीएसएम एरिना पे सभी के स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। और किसी का फोन तेरा एक बार भी है, तेरा तो अच्छे से पता है, और मैं आज नहीं। इसमें क्या है, कौन सी है? PLS है, इसमें टच का अलग से नहीं है, डिस्प्ले के साथ ही। एमोलेड और ओलेड को छोड़ के बाकी PLS, TFT, IPS कई अलग नाम है, फुल HD, HD कुछ का वो बोलते हैं, इनसेल उनसेल, ये सब एक ही क्वालिटी। सिर्फ एमोलेड और ओलेड भी देखना, उसके आगे भी ऐसा होता है कि कोई अभी जैसे फोल्डेबल फोन आए सैमसंग के, तो एमोलेड को अपग्रेड करके उन्होंने बहुत सा नाम बनाया है अलग जाके, जैसे ये फोल्डेबल है
क्या नाम दिया इसका डिस्प्ले का? डायनामिक एलटीपीयू एमोलेड। फोल्डेबल डायनामिक एलटीपीओ एमोलेड। फोल्डेबल डायनामिक एलटीपीओ एमोलेड तो है एमोलेड, उसकी अपग्रेड वर्जन है। टेक्नोलॉजी जो है वो एमोलेड ही है, लेकिन उसका अपग्रेड वर्जन है। जैसे हमारी बाइक्स आती है पल्सर 125, फिर उसी का अपग्रेड वर्जन 150, फिर उसी का अपग्रेड वर्जन 180, फिर उसी का 200, फिर 220, फिर कौन सी खत्म। 400 भी 400 भी है भाई। 400 का नाम वो नहीं रखा था नहीं NS 400 है। NS और डोमिनो पल्सर डोमिनो 400 तो वो अपग्रेड है, वे अपग्रेड वर्जन है हर चीज के। जैसे अभी डूक 125, डूक 200, फिर RC 200, तो ये अपग्रेड वर्जन होते हैं इनके सबके बाइक के। तो इसी तरीके से इसमें डिस्प्ले में भी पहले एमोलेड स्टार्ट हुआ था, फिर सुपर एमोलेड स्टार्ट हुआ, फिर डायनेमिक हुआ, फिर XDR, अलग अलग नाम है। उसी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते करते ये आज फोल्डेबल आ गए, फोल्ड तक करने लगे, है ना। तो यहाँ से आपको पता लगा लेना है, आपको कंफर्म हो जाए कि हमारे पास टच नहीं चल रहा, तो एक बार चांस है कि कोई आपके एरिया में है तो उससे फ्लैग चेंज करा के देख लो, या फिर आपके पास खुद के मशीन है तो आप खुद भी कर लो। ठीक है। अगर हमारा IPS डिस्प्ले नहीं कर रहा, उसमें आप सीधा डिस्प्ले चेंज करोगे। तो ये बात थी हमारे डिस्प्ले में कुछ आप चेंजेस करने की। लेकिन अगर फोन में प्रॉब्लम हुई तो आपको मदरबोर्ड की ट्रेस आउट करनी होगी। अब इसमें जो मेरा नोट्स है वो क्या बोलता है, टच सेक्शन को जज करने का। एक तो डिस्प्ले के अंदर ही प्रॉब्लम होती थी कि डिस्प्ले चेंज किया हमने पूरा फिर भी नहीं चल। तो टच सेक्शन में टोटल 60 ट्रैक्स होते हैं। टच सेक्शन में टोटल 60 लाइन होती है जो हमारी सप्लाई दे रही है। टोटल 60 है, जिसका नाम है TP मतलब टच पॉइंट, और TP मतलब टच टेस्ट पॉइंट भी होता है। तो टच के लिए TP जो है वो टच पॉइंट माना जाएगा, और अलग जो आते हैं छोटे छोटे राउंड हुए टेस्ट पॉइंट। SDA, SCL, reset, INT और VRAC 2.8 और VRAC 1.8 और ग्राउंड। तो VRAC तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। VRAC क्या है? और इसी का जो आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये कौन देगा इसको? VRAC वोल्टेज कौन बनाता है? पावर IC। जितने भी VRAC वोल्टेज होंगे, VDD वोल्टेज, ये सब जो VRAC वोल्टेज होते हैं पावर IC बना के टच को देती है। पावर IC ये वोल्टेज देगी। तो पावर IC दो वोल्टेज देगी, एक तो 1.8 और एक 2.8। ये प्रोटोकॉल उनके लिए फॉलो होगी जिनमें टच पॉइंट अलग से, जिसमें टच का कनेक्शन अलग है, यानी कि जो ग्लास उतार रहे हैं उसी में टच का कनेक्शन है। तो कुछ इस तरीके से प्रोटोकॉल आएगी। लेकिन अभी जो है टच जो है वो डिस्प्ले के अंदर है, तो अभी ये प्रोटोकॉल नहीं है, उसमें फिर यूज होएगा आपका MIPI CSI, और एक आपको सिर्फ वोल्टेज रहेगा या तो 2.8 या फिर 1.8। तो जब कोई टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसमें फैसिलिटीज बहुत हो जाती है और पावर कंज्यूम कम हो जाएगी। अभी सोचो एक टच के लिए अलग से IC दी हुई है टच पैड पे, और वो फिर अलग दिया हुआ है तो उसके लिए पावर अलग से देनी पड़ेगी। लेकिन एक है अब डिस्प्ले के साथ ही चल रही है, डिस्प्ले के तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, तो इनमें टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो पावर कंज्यूम कम होती है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, और जैसे फोन में अपडेट आ गया, बोले अब सही चल रही है बैटरी, बोलते हैं ना। तो अपडेट मतलब कुछ ऐसा अपडेट दिया जिससे सिस्टम स्मूथ हो गया, और सिस्टम स्मूथ होने के कारण बैटरी कम ड्रेन हो रही है। तो अभी के जो फोनों में है वो टच डिस्प्ले के अंदर है, तो उसमें से या तो 1.8 या 2.8 यूज होएगा एक ही। और इसमें जो HD, SCL, reset, INT है जिससे टच चल रहा था, इसकी जगह भी MIPI और CSI आएगा। लेकिन पूरी डिटेल्स जो है अलग वाले टच सेक्शन में ही पता चलेगी। अब मैं पेन दे देता हूँ और थोड़ा यहाँ पे समझना। ये हमारा है
टच का फ्लेक्स है ना, ये क्या है टच। इसमें लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, 7 लाइन है। तो एक इसमें से और निकालता हूं मैं, पावर की अलग ही ऐड करता हूं। 7 लाइन है, तो इसमें से एक हो गई हमारी कौन सी टीपी एस डी ए, फिर हो गई एस सी एल, फिर हो गई आर एस टी, और फिर हो गई आई एन टी, है ना, और फिर एक हो गई हमारी जी एन टी ग्राउंड, और वीरेग 1.8 और 2.8। तो अब इसको चलाने के लिए क्या क्या लगेगा, एक तो छोड़ देते हैं, माइनस तो कहीं भी कनेक्ट हो जाएगा, माइनस कहीं भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो स्टील पतरा होता है वो पूरा माइनस ही होता है ना, इतना तो पता है। अब ये जो एचडीए किससे आएंगे हमारे, किससे, तो सीपीयू हमारा ये आ गया। एचडीए जो देता है वो हमारा कौन देता है, सीपीयू, और एचसीएल सीपीयू, और रीसेट लाइन सीपीयू, आईएनटी लाइन सीपीयू, यानी कि 4 जो सप्लाई कनेक्टेड रहेगी वे चारों रहेगी किससे, सीपीयू से। तो एक तो प्रॉब्लम इसमें आ गई सीपीयू में होने वाली। अब ये जो वी रैक रहेंगे हमारे किस में रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं पीएम। ये हो गया हमारा सीपीयू, और ये हो गए हमारे 1.8 2.8 वी रैक। तो कुल 2 चीजें ये ऑपरेट कर रही है ना, लेकिन इसको डायरेक्ट प्रेजेंट किया गया है। ऑपरेट करने के लिए तो ही है, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है रजिस्टर्स का। इनमें एचडीए या रीसेट की लाइन में कोई एक रजिस्टर्स होगा जो रहेगा हमारा किसमें, ये किस में हो गया, पैरेलल या सीरीज, पैरेलल कैसे हो गया, माइनस के साथ कनेक्टेड है, नहीं सीरीज हो गया ना। जब दोनों साइड एक ही लाइन पे कनेक्टेड है तो उसको सीरीज में बोलेंगे, अगर वो माइनस के साथ कनेक्टेड है तो पैरेलल। नहीं, ये लाइन में यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये सप्लाई मेरी इधर से जाती है और इसके अंदर से इधर जाती है, तो इसको बोलेंगे हम सीरीज। और ये सप्लाई हमारी जाती है, ये साइड है इसकी माइनस, और ये जो सप्लाई जाती है वो हमारी इधर से जाती है, तो इसको बोलेंगे हम पैरेलल। एक साइड माइनस और एक साइड प्लस, उसको बोलते हैं हम पैरेलल में, और दोनों साइड प्लस उसी लाइन में, उसको बोलते हैं हम सीरीज। अब तीसरा एक और यूज होता है जो होता है हमारा पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर कैसे काम कर रहा था, ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से ये वीरेज 1 पॉइंट इधर आएंगे और ये लाइन इधर से एक्टिव होके चल, जब ये इसको रजिस्टर को पुल करेगी फिर ये लाइन अपना एक्टिव होगी, तो ये बोलते हैं हम इसको पुल अप लाइन या पुल अप रजिस्टर। तो रजिस्टर लगा रहता है तो उसको पुल अप रजिस्टर बोलते हैं, यानी कि एक साइड से वोल्टेज पुल करेंगे और उसके बाद ये लाइन हमारी एक्टिवेट होगी। तो इस तरीके से भी इसमें लगे हुए रहते हैं लाइन में, जो कि हमारे किस में रहते हैं, एचडीए यहाँ पे रहेगा जिसको प्रेजेंट रहेगा आर, और यहाँ पे भी लगा रहेगा जिसको प्रेजेंट होगा आर। अब एक जो हमारी 1.8 वाली लाइन ये है, यही लाइन आपको इस पे फिर इससे कनेक्टेड होके इस पे भी एक साइड पे। अब एक साइड पे जब ये पावर दे रही है तो ये कौन से रजिस्टर हो गए हमारे, पुल अप रजिस्टर। कौन सा, पुल अप रजिस्टर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही है, अब तो बेहतर समझ में आना चाहिए। जिसकी वैल्यू होती है हमारी 2.2 के 2.2 के। ये जो रीसेट लाइन और आईएनटी में लगे हुए रहते हैं ऐसा, ये रहते हैं हमारे 1 किलो ohms के। एक आईएनटी में भी लगा रहेगा ऐसे रजिस्टर 1 किलो ohms का। ये दोनों जो होते हैं आरएसटी और आईएनटी में, ये होते हैं मोस्टली 1 किलो ohms, या अब ये नहीं भी हो सकते हैं।
और ये भी नहीं हो सकते, तो सीधी लाइन रहेगी। इनका नाम रहेगा हमारा MIPI या CSI, जिन फोनों में अभी आज की डेट में टच डिस्प्ले के अंदर ही है। ये जो प्रोटोकॉल है जिनका टच सिर्फ अलग से दिया हुआ है, ये जिनका सिर्फ टच अलग से दिया हुआ है, उनके लिए ये प्रॉब्लम फाइंडिंग करनी होगी। स्टेज 1 जब आप टेस्टिंग करोगे तो कैसे करोगे? टेस्टिंग करने का ये तो हमारा टच का पूरा सेक्शन इस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपको सेट करने का, चेक करने का? कोल्ड टेस्टिंग। पहला स्टेज क्या होगा? कोल्ड टेस्ट में क्या रहा है, किस पे सेट करते हैं मल्टीमीटर को? बजर डायोड मानो, पता है कौन सा? पता है ना? तो उसकी प्रॉक्स कैसे रखोगे आप? ये हो गया हमारा GND। तो इस पे कौन सी प्रॉक्स रखोगे? रेड वाली, मतलब प्लस वाली ना, तो ये प्लस वाली इधर आ गई GND पे। और माइनस से क्या करोगे आप? क्या करोगे? टेस्टिंग, है ना? तो ये जो प्रॉक्स है आपकी ब्लैक वाली यहाँ पे रखी, तो कितनी वैल्यू आएगी? 2.8 कितनी? ये वोल्टेज है, हम जो कोल्ड टेस्ट कर रहे हैं। कौन बोला था 2.8? 0.8 लगभग 300 से 600 के बीच में हो सकती है, लेकिन अप डाउन थोड़ी बहुत हो सकती है। एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट के लिए हमारे पास बोर्नियो का डायोड चैप्टर ओपन करना पड़ता है। एग्जैक्ट के लिए कितनी वैल्यू आ रही है वो बोर्नियो का डायोड मोड में जाके ये लाइन जब आप टेस्ट करोगे, इस लाइन पे लिखा हुआ रहेगा। कैसे अभी बताऊंगा। तो उसके बाद हमारी ये डन हो गई, इतनी वैल्यू है। तो हम आगे जाएंगे, इसमें चेक करेंगे इस वाले पॉइंट पे। तो इस पे आता है हमारा ON, क्या आता है? तो ये सही है? नहीं सही है, गलत है, नॉट डिसाइड। क्योंकि हम मल्टीमीटर को तो वहां पे रख लिए, कुछ लाइनें ऐसी होती है जिनमें कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो ON ही आएगा। कुछ लाइनें ऐसी होती है इस कनेक्टर में, जैसे ये है, इस पे मैं रखूंगा मल्टीमीटर, तो इस पे मैंने एक मल्टीमीटर रखा, तो क्या आएगा? बीप। तो ये सही है या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि ये GND है। अब यहाँ पे GND ऐसा लिखा हुआ ही नहीं रहेगा, ये मैंने निकाल दिया, तो बीप आ रहा है। तो कंफर्मेशंस के लिए आपको बोर्ड में इसको चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक अंदाजा लगाओगे कि कौन से उसमें सप्लाई में क्या बीप आ रही है, या फिर OL आ रहा है, या फिर वैल्यू आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट कंफर्मेशंस के लिए प्रॉक्स उल्टी रखनी होगी, ये तो पता चल गया। सीधी उल्टी प्रॉक्स रखने के बाद वैल्यूज कुछ इतनी आएगी। दूसरा OL और बीप भी आ सकता है, तो वो सही गलत का अंदाजा नहीं लगा। इस तरीके से हमारा टच काम कर रहा है। अब हम जाते हैं, कोई एक प्रोटोकॉल लेते हैं, ये उनकी प्रोटोकॉल दूंगा जिनमें टच अलग से चल रहा है। तो हम ओपन करते क्या? बोर्ड। तो मेरे जब बोर्ड की टेस्टिंग करेगी, पहले तो मैं समझूंगा उस चीज को कि वो टच अलग से है या फिर टच डिस्प्ले के साथ है ना? टच डिस्प्ले के साथ है या टच अलग से, या आप डिस्प्ले कोई स्क्रीन गूगल पे सर्च करोगे या फिर मार्केट में जाकर आप डिस्प्ले लगाओगे तो उस पर भी दिख जाएगा कि टच अलग से लगा हुआ है या डिस्प्ले के साथ ही कनेक्टेड है। लेकिन मोस्टली अभी के जितने भी फोन है सब डिस्प्ले के साथ ही है। पुराने फोनों में टच अलग से दिया जाता है। तो मैं कोई पुराना फोन लेता हूँ, ओप्पो में भी आता था, जैसे A1K मैंने चेंज किया है। A1K दिया मैंने, ये है। इसमें टच अलग से आता था। हार्डवेयर में गया और टच स्क्रीन, क्या हुआ? वही बोल रहे हैं, मतलब मोबाइल में चलेगा नहीं, बहुत मोबाइल, शायद मोबाइल की कोई किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में डाला था कोई मैसेज, कोई एप्लीकेशंस थी। आज की डेट में यूट्यूबर जो बंदे हैं ना, वो कुछ ना कुछ पूरे दिन यही रिसर्च करते रहते हैं। तो तुम यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू यूज स्कीमेटिक ऑन मोबाइल, तो कोई ना कोई बता देगा हाउ टू यूज स्कीमेटिक
बॉर्नियो नहीं, स्कीमेटिक, मोबाइल स्कीमेटिक डाल रहे हो, मोबाइल से रिलेटेड है। यूट्यूब पे तो कोई ना कोई लिंक दे देगा, वो लिंक के थ्रू निकाल सकते हो कोई ना कोई एप्लीकेशन। तो ये आ गई हमारी टच की एक प्रोटोकॉल, जो कनेक्शंस तो दिए हैं नीचे कनेक्टर डिस्प्ले के साथ ही, है ना। अगर हम इसकी टच देखेंगे तो अलग रहेगी शायद, मैंने चेंज भी की ओप्पो A1 के टच, ये रहा है अलग, है ना, कनेक्शन है ना इसके साथ गिलास के। तो ये गिलास प्लस टच है, ये गिलास के साथ टच है। और अभी टच जो आ रही है वो स्क्रीन पर, गिलास कुछ इस तरीके से, गिलास कोई कनेक्शन नहीं रहता इसमें, एक प्रोटेक्शन गिलास है बस। वो मोबाइल खराब होगा तो ग्लास नहीं बदला जाएगा, पूरा स्क्रीन बदला जाएगा। अगर इसका टच खराब हो गया, उसका इसका अगर टच खराब हो गया तो इसमें टच अलग से है ही नहीं, डिस्प्ले के साथ ही है, तो डिस्प्ले पूरा जाएगा। अगर आपका डिस्प्ले नया डिस्प्ले डाला चल रहा है, पुराने में नहीं चल रहा तो पूरा डिस्प्ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका आप टच चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका टच सप्लाई अलग से, डिस्प्ले से कोई लेना देना इसका नहीं। लेकिन जिसमें डिस्प्ले से लेना देना है तो फिर उसका आप टच रिप्लेस ही नहीं कर सकते, है ना। अगर एमोलेड है तो उसकी फ्लक्स चेंज हो सकती है, फ्लक्स दूसरी तो डल सकती है। देखो सबसे ज्यादा जोर जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप दिमाग पे ज्यादा जोर दो, जो बॉडी को जोर देते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे गाड़ी खड़ी रहेगी, वो उतार उतार के सब माल इधर दुकान पे डालते हैं, हमारे इधर रखे जो गंदा हो जाता तो, है ना। हमारी लाइन जो है वो ऐसा जोर देने की नहीं है, हमारे दिमाग पे ज्यादा जोर देने की लाइन है। तो दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, पहले समझो अच्छा कमा सकते हो लेकिन दिमाग से। अगर हाथों पे जोर देने का काम रहेगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा सीधा गाड़ी की लाइन में, बोझा उतार, या फिर इधर एक साफ करना रहेगा मस्त घस घस के। तो हमारी लाइन टोटली माइंड पे काम करती है। तो हम जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले आपको एक पहले समझना होगा कि आप कहाँ से इसका शॉर्ट लगा के टच को भी रिप्लेस करा सकते हो, या फिर डिस्प्ले को रिप्लेस करनी पड़ेगी, या टच की फ्लक्स चेंज करा सकते हो। टेक्नोलॉजी समझो, वो टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है, फिर आप उसके बाद रिपेयर कर सकते हो। तो अभी जैसे मैंने A1 के डाला तो इसका टच अलग से, अगर ये टच डिस्प्ले के अंदर होता तो पूरी डिस्प्ले चेंज होती। तो टच चेंज करो, दूसरा डालो। अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर हमारे पास आगे का बोर्ड की रिपेयरिंग का भी आता है हमें बोर्ड का। अब इसमें जो लाइंस मैंने बताई थी, HDA, SCN और कौन सी थी, रीसेट और INT, है ना। तो INT हो गई और एक लाइन होगी हमारी रीसेट, है ना। ये सब लाइनें जो है हमारी टोटल एक टच को चलाने के लिए यूज हो रही है। और वोल्टेज कौन कौन से थे, 2.8 1.8 और 2.8, है ना। ये 1 2 3 4 5 और एक ये रहा 6 और 7 नंबर हमारा GNT, 7वां नंबर GNT। तो अब मैं इसकी सबसे पहले टेस्टिंग क्या करूंगा, बोर्ड मैंने देखा, ओपन किया इसका टच का रिपेयर करने का सेक्शन। सबसे पहले मैं करूंगा क्या टेस्टिंग, GR वैल्यू, है GR वैल्यू। मल्टीमीटर को सेट कर लूंगा मैं बजर एंड डाई मोड पे, है ना। तो डाई मोड एंड बजर मोड पे, और ये हो गई हमारी GND। इस पे मैं क्रॉक्स रख लूंगा कौन सी, रेड। बजर डाई मोड तो सबको कंफर्म हो गया ना, उसको मैंने इस पे सेट कर दिया, रेड वाली प्रॉक्स को। और ब्लैक वाली प्रॉक्स से क्या करूंगा मैं, तो इस पे मैं जब आया यहाँ पे, तो इसमें आपको वैल्यू आएगी या ऑयल आएगा या बीप आएगी। तो उसमें वैल्यू सही है या बीप सही है या ऑयल सही है, तीन चीज शो कर सकता है। या तो आपको शो कर सकता है ऑयल, या फिर आपको शो कर सकता है वैल्यू, या फिर शो कर सकता है बीप। तो इन तीनों में से क्या सही है, ये सही है ना। वैल्यू आया तो सही है, और ये आया तो लाइन ब्रेक, और ये आया तो शॉर्ट।
नीचे आया तो शॉर्ट। शॉर्ट, है ना? जी सर। नहीं समझे? रिपीट किया करो, अगर उसको आप समझने की कोशिश करो थोड़ी गहराई में। तो इसमें से हमारा ये चीज शॉर्ट करेगा बीप, और एक चीज हमारा जो है वो ब्रेक करेगा, और दूसरा चीज जो हमारा वैल्यू है वो सही करेगा। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है इसमें, चलो मैंने देखा, हो सकता है कोई लाइन की वैल्यू ना हो, वो ओएल आएगा, लेकिन जो कि होता नहीं है, बहुत रेयर ही ऐसी लाइन होगी जो ओएल होगी। लेकिन इनमें जब हमने टेक्स्ट को ओपन किया तो इसमें से तो कोई भी नहीं होगी, शायद एक भी नहीं होगी। और कोई सेक्शन में यूज हो सकता है कि कोई ओएल हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बीप भी नहीं आएगी इसमें क्योंकि प्लस की लाइन है। लेकिन कोई और सेक्शन हो सकता है जिसमें बीप आए, जैसे मैंने आपको लाइट सेक्शन में बताया था कि कैथोड की लाइन में बीप आएगी क्योंकि कैथोड माइनस, एनोड प्लस है। लाइट का एनोड जो है ए लाइन वो प्लस है। जैसे इसी फोन का ले लेता हूँ, लाइट का भी, है ना? ये फोन का लिया तो इसमें जो है ये लाइन कैथोड, एनोड, क्या, तो इसमें जो कैथोड होती है ये लाइन माइनस के साथ भी कई बार चलती है। तो जब आप इस पे चेक करोगे तो ये भी शो करेगा। ऐसा एक लाइट के सेक्शन, ग्राफिक के सेक्शन में जिसमें VSP और VSN बताया था आपको, तो VSN जो होता है उसकी वैल्यू ना तो शॉर्ट होती है और ना ही उसमें कोई वैल्यू होती है, वो होती है ओएल, लेकिन फिर भी वो सही होती है। तो ये डिसाइड हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किस पे जाना होगा? डायोड पे, और इस पे चले जाएंगे हम कौन सा मल्टीमीटर यूज करना है सालवा? चलो कोई भी नहीं, हमारा तो कोई नहीं है, तो कनेक्टर पे जाएंगे, है ना? कनेक्टर्स पे जाके कनेक्टर कीजिए आगे। अब यहीं पे हमारी डिस्प्ले कनेक्टेड होती है, लिखा हुआ है कहीं नहीं? LCD लिखा हुआ है ना? तो यहीं पे अब इसमें से कौन कौन सी लाइन थी हमारी टीपी की? इधर जाके देखते हैं, एक मिनट काउंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इधर का पहला, है ना? तो इधर से 5 और इधर से 1, तो इसमें भी वैल्यू है, दूसरे में भी वैल्यू है, तीसरे में भी वैल्यू है, चौथे में भी वैल्यू है, और पांचवे में भी वैल्यू है। ENT, SD, SCL। अब इसमें अगर कोई बीप आती है तो वो शॉर्ट माना जाएगा, और अगर कोई ऑयल आता है तो वो ब्रेक माना जाएगा। अब यहाँ पे हमें पोल टेस्टिंग में कोई गड़बड़ मिलती है तो हम उस लाइन पे काम कर सकते हैं, है ना? तो शॉर्टिंग, जैसे कि एम्पियर मैंने उस दिन डाला था ये 15 एक फोन में, कैपेसिटर हीट हुआ तो कैपेसिटर निकाला, उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा था, वो डिस्प्ले क्या हुआ था मालूम? वो कैपेसिटर निकालने के आगे एक रजिस्टर लगा हुआ था, वो भी टूट गया। तो पुश किया ना मैंने, तो वो रजिस्टर भी उसके आगे लगा हुआ था जो डिस्प्ले की सप्लाई गई थी उसमें। तो वो डिस्प्ले CPU से पहले सप्लाई आई लाइट, उसको लाइट IC को, और लाइट IC से सप्लाई गई वो फिर डिस्प्ले में। अब यहाँ पे CPU जब उसको देख रहा होगा लाइट IC को जज करने के लिए, तो वो कनेक्शन ही कर दे, तो वो लाइट नहीं आ रही थी वो। फिर मैंने उसका रजिस्टर दूसरा डाला नहीं, शॉर्ट कर दिया, तब जाकर वो डिस्प्ले आया। हमने देखा था ना A15 जो शॉर्टिंग निकाली थी, देखा था ना, याद है वो सर? शॉर्टिंग निकालना, हाँ वो गरम गरम चेक कर रहे थे, वो ना आगे गरम है क्या पीछे गरम, और उसका एम्पियर डाल के वो रोशिन मारे थे, हाँ रोजी मार के उसको काट निकाले थे ना। तो वो कैपेसिटर जब तोड़ा था हमने, तो उसके रजिस्टर आगे एक रजिस्टर था वो भी टूट गया है। बाद में ध्यान दिया उसको, फिर वो जंपर मार के दिया। तो इसमें जब हम कोड टेस्टिंग करेंगे, इसकी मल्टीमीटर की प्रॉक्स रखेंगे हम उल्टी, रेड ब्लैक वाले से टेस्टिंग करेंगे और रेड वाले को माइनस पे। तो ये लगभग सभी उसमें वैल्यू है, इनमें तो पांचों में, और एक था इधर जो 6 नंबर था सबसे ऊपर का, इसमें भी वैल्यू। तो ना तो कोई ऑयल आएगी यहाँ पे और ना ही कोई बीप आएगी, वैल्यू है तो वैल्यू ही आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन में मेरी बीप आती है तो इसको क्या माना जाएगा? शॉर्ट, इसको शॉर्ट। अब इस लाइन को हम देखना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि ये लाइन जो है ये कनेक्टेड जो है किसके साथ है। एक तो ये कैपेसिटर कनेक्टेड है ना, और दूसरा यहाँ पे गई ये लाइन,
ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। अगर बीप आती है या तो ये शॉर्ट होएगा या फिर ये शॉर्ट होएगा या फिर ये खराब आईसी, है ना। अब मैं एक अपना इसी तरीके का शॉर्टिंग वाला केस डायजोनेस किया हुआ तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे साथ जब एक प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, तो जब कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग के दिनों में आती है तो वो बड़ी याद रहती है, क्योंकि उसमें पता नहीं होता, स्टडी करनी पड़ती है। फिर जब इजी हो जाता है कि यार ये ऐसा था, तो फिर नहीं फटाक से काम कर दिया। तो मैंने उस पर काफी मेहनत की थी वो टाइम पे, जब मैं स्टार्टिंग में ये एडवांस फील्ड पे आया था। नहीं तो डायरेक्ट करके डिस्प्ले नहीं चल रहा, चलो चेंज कर दिया, नहीं आया तो भाई तेरा मदरबोर्ड खराब है। बस यही काम रहता है। अभी नहीं पता तो यही करेंगे ना, एक डिस्प्ले डाला, दूसरा डाला, फिर नहीं आ रहा तो अब क्या पता लाइन कैसे कहाँ पे, कुछ नहीं आइडिया, तो भाई तेरा बोर्ड खराब है, और क्या इतना ही बोल सकते हैं कि हमने डिस्प्ले नया डाला लेकिन वो भी नहीं चल रहा है। तो ये अब से 5-6 साल पहले की बात थी, जब मैं उसके बाद एडवांस फील्ड में आया, पूरा सेटअप सब एडवांस, नंबर का माइक्रोस्कोप था ना इस तरीके के, ब्लोर थे ना इस तरीके की, मशीन थी ना इस तरीके की, नॉलेज थी। जब हम अपडेट हुए, जब ये सब पे सिस्टम सही से सेटअप किया, पहले बेसिक्स क्लास चलती थी जिसमें रिप्लेसमेंट, जैसे तुम ये सब रिपेयर कर रहे हो, तो ये रिपेयर करना मतलब ये खराब हुआ चेंज किया, लेकिन अगर नहीं हुआ सक्सेस तो बोर्ड खराब या आईसी खराब हो गई इसकी टच की, तो वही रहता था। टच मैंने चेंज की, तो उसमें वो फोन था जब मैं सबसे पहले एडवांस फील्ड में आया, तो मेरे पास जब सिस्टम सब था, लेकिन नॉलेज अपडेट जैसे अभी F64 की चल रही है स्टडी, तो इसी तरीके से जब कोई नई चीज आती है तो हमें खुद से स्टडी करनी पड़ती है। तो जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था उतने टाइम बोर्ड न्यू होने की, अब तो काफी कर लिया, अभी भी अपडेट्स ऐड होते जा रहे हैं, उनकी भी करते रहते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे पास इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई थी, वो फोन था MI A1, ये फोन बहुत पॉपुलर हुआ था। ब्लर सबसे पहले ब्लर इसमें ही आया मोबाइल में, पहले DSLR कैमरे चलते थे, लेकिन जब ये फोन आया था MI A1 ब्लर बैकग्राउंड, तो बहुत पॉपुलर हुआ था वो टाइम पे। वो टाइम पे टिकटॉक का जमाना था, है ना, रील्स बनाने का शौक, और इंस्टाग्राम फेसबुक का बहुत क्रेज था उतने टाइम पे। 2015-16 15 या 16 में जब जियो फ्री हुआ, नहीं बनाता था वो जियो में, हाँ जियो 3 महीने के लिए फ्री हुआ था, 6 महीने के लिए फ्री हुआ J2 के साथ, है, J2 के J2 के। तो उतना टाइम पब्लिक में फेसबुक का बहुत क्रेज था फोटो शूट करने का, तो ये उनके लिए गरीबों का DSLR माना जाता है। ऐसा बोलते थे, है ना। आईसी बनाने वाला। तो अब ये जब मेरे पास आया, उसका मैंने एक डिस्प्ले डाला, नहीं चला, दूसरा डिस्प्ले डाला, वो भी नहीं चला। तो कस्टमर आया, उसको मैंने बोला भाई यार तेरा डिस्प्ले क्या, उसका टच अलग था, तो मैंने टच पूरा डिस्प्ले चेंज करके देखा था, अगर चल जाता उसमें तो मैं टच चेंज करने की सोचता था। तो पूरा डिस्प्ले चेंज किया मैंने, पहले तो टच लगा के देखा, नहीं चला, तो फिर मैंने सोचा कि वो उसका टच का कनेक्शन जो इस तरीके से था, थोड़ा समझ रहा है ये चीज तो बहुत, जैसे MI A1, और ये वाला फोन शायद सभी ने देखा होगा, है ना, डबल कैमरे वाला, है ना, देखा होगा सभी ने, बहुत पॉपुलर हुआ था उतना टाइम पहले। इसका डिस्प्ले ये दिख रहा है, टच का स्ट्रिप बना गया इसका, ये छोटा वाला है। लेकिन क्या दिया है, कैसा दिया है कि अलग से दे के टच, और कनेक्शन जो मार दिया इसका वो डिस्प्ले पे मार दिया, ठीक है ना। ये इसकी सप्लाई टच की इसमें जाके फिर डिस्प्ले के स्ट्रिप में जाएगी, लेकिन डिस्प्ले टच जो है वो अलग से दिया है, टच अलग से दिया है, देखो दिख रहा है। है कनेक्शन इसका टच का ग्लास में, तो टच ग्लास है ये। अब इसका कनेक्शन जो डिस्प्ले में है, तो मैंने टच तो नहीं चेंज किया, पूरा डिस्प्ले लगा के देखा, उसमें क्या होता है कि डिस्प्ले की जो आगे फ्लक्स है शायद उसमें प्रॉब्लम हो, तो मैंने जब ये 1-2 डाला उसके बाद भी ये नहीं चला। अब नहीं चला तो मैंने बोर्ड न्यू ओपन किया, और बोर्ड न्यू में टच के सेक्शन में गया,
टच के सेक्शन में गया, टच के प्रोटोकॉल्स देखी अकॉर्डिंग टू नोट्स। तो प्रोटोकॉल्स HDACL, रिसेट और IIT है ना, रिसेट और IIT। अब इसमें 1.8 वोल्टेज है ना और 2.8 वोल्टेज सेम है, उसका टच का भी इसका टच का भी सेम ही। अब सबसे पहले क्या करते थे, तुम भी होते तो जैसे अभी पढ़े हो, GR निकालते थे। सबसे पहले तो वही है कि इसकी सप्लाई चेक की जाए एक्टिव है या नहीं, क्योंकि मोस्टली GR से ही ट्रेसिंग होती है। तो मैंने इसका जब टेस्टिंग की तो इनमें सब में GR ओके है, लेकिन इसमें GR जो है वो ओके नहीं है, उसकी जगह बीप आ रही है। तो इसका मतलब कब है शॉर्ट है। लेकिन ये भी नहीं पता कि अभी ये सप्लाई जो है शॉर्ट है या फिर शॉर्टिंग में काम कर रही है, लेकिन इतना तो पता चला है कि वोल्टेज की लाइन में कभी बीप नहीं आ सकती, नहीं तो वोल्टेज की लाइन में बीप आएंगे तो वोल्टेज जो आएगा वो शॉर्ट होएगी। तो ये तो गलत है सर। कोई और लाइन होती सोच सकता था मैं एक बार को कि चलो ये लाइन माइनस के साथ काम कर रही होगी क्योंकि इसमें पावर नहीं है, और कोई लाइन कर रही होगी, लेकिन पावर की लाइन माइनस के साथ कभी काम नहीं कर सकती, पावर ही बंद हो जाएगी, है ना, पावर बंद हो जाएगी। तो ये लाइन ओके थी, लेकिन ये लाइन हमारी बी बता रही थी। फिर भी मैंने इसकी जाके एक बार डायोड वैल्यू चेक की कि डायोड वैल्यू उसकी क्या है, वैल्यू है या बीप है या फिर OL है। तो वो किस में चेक करेंगे हम, डायोड ओपन करेंगे और डायोड में जाने के बाद जो लाइन है उसको हम चेक करेंगे। तो ये लाइन थी 2.8 और जिसकी वैल्यू थी 362। तो अब तो कंफर्म हो गया मुझे कि ये लाइन शॉर्ट में मान जाएगी, बीप आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 0.346, लेकिन हमारे फोन में जो है वो बीप आ रही है। अब बीप आ रही है तो मैं कंफर्म श्योर हो गया कि इस लाइन की वजह से हमारा टच नहीं चलना है, क्योंकि टच को पावर ही नहीं मिलेगी और पावर नहीं मिलेगी तो टच काम नहीं करेगा। अब बीप आने का रीजन एक तो ये है माइनस के साथ, तो ये शॉर्ट हो सकता है माइनस के साथ, हो सकता है, ये शॉर्ट हो सकता है नहीं, ये ब्रेक हो सकता है, कट सकता है, ये पहले से ही अंदर से आपस में मिला हुआ है। जैसे इसके कनेक्शन हुए हुए, इधर डॉट दिया इधर डॉट दिया, मतलब अंदर से ये मिला हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है फिर शॉर्ट होना। ये तो पहले से ही अंदर से मिला हुआ, ये क्या होता था, ब्रेक होता था। ब्रेक होता तो यहाँ पे क्या आता था, ऑयल आता था, ब्रेक होता तो ऑयल आता था, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो बीप आ रहा है। ये हो सकता है, एक तो ये डाउट में है। दूसरा आगे चलते हैं, IC दो ही चीज कनेक्टेड है इस लाइन में, या तो वो कैपेसिटर रेजिस्टर कोई भी हाल में शॉर्ट वो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके आसपास कोई माइनस है ही नहीं, तो उसको तो हमारा डाउट क्लियर है कि वो शॉर्ट नहीं हो सकता। दो चीज हमारी डाउट में है, एक तो है ये कैपेसिटर जो कि माइनस के साथ है, तो ये आपको शॉर्ट हो सकता है, इसकी एक साइड माइनस है दूसरी साइड प्लस है, और एक है हमारे पास IC। अगर IC शॉर्ट होती तो फोन डेड भी हो सकता था, तो थोड़ा ये भी है कि जब कोई IC शॉर्ट होती है तो डेड भी हो सकता है फोन, और वो भी मोस्टली पावर IC। पावर IC अगर शॉर्ट है तो फोन ऑन ही नहीं होगा। फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ, क्या पता IC की लाइन शॉर्ट हुई हो अंदर से, तो इसलिए ये लाइन बंद हो गई और बाकी दूसरी पावर चालू हो। तो मैंने इसको कैपेसिटर को निकाला और फिर चेक किया, फिर भी यहाँ पे बीप आ रही, फिर भी बीप आ रही है। फिर तो डाउट आता है हमारा IC पे, तो IC निकाली और रिफिक्स की दूसरी, फिर भी शॉर्ट, तो है का। तो ये मेरे भी दिमाग में टेंशन आ गई यार कि साला यार लाइन जो थी इसमें ये कनेक्टेड था, ये भी रिप्लेस कर दिया, ये निकाल के साइड में रख दिया, फिर भी शॉर्टिंग नहीं आ रही। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? IC चेंज कर दी ना, फिर भी तो पूरी लाइन चेक मैं हालांकि मैंने चेंज की नहीं, लेकिन सोचो एक बार पर कर दी, फिर भी नहीं, मैंने निकाली थी और निकालने के बाद शॉर्टिंग चेक की थी, फिर भी नहीं। ये भी निकाल दिया जो कनेक्टेड है
और ये भी निकाल दिया जो कनेक्टेड है, फिर भी इस लाइन में शॉर्टिंग है, तो अंदर इंटरनली लाइन शॉर्ट हो गई है, अंदर इंटरनली लाइन शॉर्ट हो गई फिर। लेकिन एक चीज है कि मैंने यहाँ गड्ढा खोद के लाइन डाल दी, वो लाइन कूद के दूसरे में जा सकती है। तो ये भी थोड़ा डाउट था यार, ये लाइन जो है सब फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि झूल रही है इधर, हिल रही है इधर, टच हो गई, ऐसा नहीं, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड या तो वो ब्रेक होएगी या कूद के वो इधर तो स्वाइप होएगी, क्योंकि वो फिक्स एक जगह और उसके आसपास ऐसा नहीं है कोई लाइन ऊपर से जा रही है, कोई उसके बीच में लेयर है। अगर स्पार्किंग बोर्ड होएगा तो वो जला हुआ दिखेगा कहीं से, लेकिन कोई स्पार्किंग भी नहीं है बोर्ड में। कि चलो स्पार्किंग मान लो होता है इंटरनली शॉर्ट, लेकिन वो फिर गर्म भी होता है वहां से इंटरनली, क्योंकि स्पार्किंग होएगी तो जलेगा कुछ ना कुछ बोर्ड में, तो वो भी नहीं था। और आईसी निकाल के साइड में रख दिए, कैपेसिटर भी साइड में रख दिए, तो फिर शॉर्टिंग है किधर, फिर जा बनी। तो इस पे मैंने सबसे अच्छे से आज भी याद है, आपसे 5-6 साल पहले इस पे काम किया, क्योंकि ये भी निकाल दिया वो भी निकाल दिया, फिर टेस्टिंग कर रहा हूँ फिर भी शॉर्टिंग नहीं जा रही। तो एक दिन रख के दुकान बंद करके चला गया, दूसरे दिन आके जब दिमाग हैंग हो जाए तो फिर काम नहीं करता। तो उस दिन मैंने ये काम नहीं किया, और सोचा फिर इसको, सोचने को पता चला कि यार मैंने अभी कुछ चीजें टेस्टिंग में छोड़ दी थी। जैसे कि मैंने ये लाइन का तो हार्डवेयर सॉल्यूशन देखा, जिसमें मुझे सिंपली बता दिया गया है कि ये लाइन है, इस तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन मैंने उसकी सप्लाई ट्रेस नहीं की कि ये लाइन कहाँ से कहाँ पे एक्टिव है। तो वो किस में जाके ट्रेस होगी, बिट मैप, बराबर बिट मैप में ट्रेस होगी कि हमारी सप्लाई एक्चुअल में कहाँ से कनेक्टेड होकर आई है। हार्डवेयर में इतना ही बताएगा कि इसके वोल्टेज आ रहे हैं ये वाले पॉइंट पे और यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो सप्लाई है वो हमारी किस पे बताएगा, बिट मैप। तो मैंने इसका बिट मैप खोला और मैं देख के शॉक हो गया, क्योंकि हार्डवेयर जो है इतने उसमें कलर करके वे नहीं दे सकते, इसके लिए अलग से उन्होंने बिट मैप बनाया। तो अब जो सप्लाई हमारी इस पे आ रही थी कनेक्टर्स पे आ गया ये है ना, तो ये सप्लाई यहाँ पे टच लगा और ये यहाँ तक आई और फिर इसके अंदर से जाए। अब जब मैंने इस पे क्लिक किया तो पता चला ये पावर यहाँ पे भी है, ये इधर पे भी है और ये इधर पे भी है ना। पता चला कि ये पावर हम आईसी निकाल रहे हैं और ये कैपेसिटर यहीं तक नहीं, ये खाली उस टच के लिए इन्होंने इतनी लाइन ड्रॉ की है कि टच की सप्लाई यहाँ से किया है, लेकिन अगर तुम एक्चुअल में देखना है वो लाइन और कहाँ पावर दे रही है, बिट में। जैसे हमारी ये पावर यहाँ से यहाँ है, यहाँ से ऊपर भी होगी, वहां से आगे कहीं और, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इतनी नजर आएगी, लेकिन वहां से देखेंगे तो आगे की भी नजर आएगी, और वहां से देखेंगे तो और आगे की भी नजर, है ना। तो हम जो टच का ही खाली देख रहे हैं तो वो टच के लिए इतनी पावर यहाँ तक दे रहा है और टच काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें पूरा देखना है कि वो पावर और कहाँ दे रहा है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बिट मैप में। अब सब कुछ देखने के बाद फिर मुझे जब समझ में आया कि हो इसमें तो और भी चीजें कनेक्टेड है, तो अब हमारा क्या स्टेज था भाई, सॉर्टिंग निकालने का क्या अप्लाई करते हैं हम, रोजिन। तो मैंने जहां ये लाइन कनेक्टेड है वहां पर रोजिन डाल दिया, जैसे इधर फिर इधर जहां पे भी कोई चीज कनेक्टेड थी वहां पे, जैसे ये भी कैपेसिटर है तो यहाँ पे भी डाल दिया, और उसके बाद जो पॉइंट था हमने ये कैपेसिटर निकाल ही दिया था यहाँ से, है ना। यहाँ से मैंने डीसी पावर के एम्पियर इंजेक्ट किए और वो रोजिन हमारी इधर पर आके मेल्ट हो गई। इससे आईसी को प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ किसी का भी नहीं था इनमें से, तो वो रोजिन जो मेल्ट हुई थी वो इस कैपेसिटर में आके मेल्ट हो गई। अब जब रोजिन यहाँ पे मेल्ट हो गई तो समझो ये शॉर्ट है। जैसे हमने तब एम्पियर डाला था जब शॉर्ट था, तो एक कैपेसिटर के ऊपर से रोजिन मेल्ट हुई थी, है ना। तो वैसे ही इस पे से जब मेल्ट हुई तो मैंने ये निकाला और उसके बाद आईसी इसको फिक्स किया, ये कैपेसिटर भी फिक्स किया और उसके बाद टच, क्योंकि शॉर्टिंग क्लियर हो गई तो वोल्टेज आने लगे। अब जब वोल्टेज बन गए तो टच पुराना वाला ही उसका चल। तो आपको कोई भी चीज जब ट्रेस करो तो एक बार अच्छे से, मेरे साथ ये गलती हुई थी, 2 दिन तक प्रेस आता है,
गलती क्या समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यार इसके अलावा क्या होगा। जब बताया इतना है तो यहीं तक हमारा ध्यान जाता है। तो हार्डवेयर ही काफी नहीं है, आपको ये भी चेक करना चाहिए। अब मैंने एक फोन में फाइंड आउट की थी, तो ये जो टच हो गया हमारा, देखो इसमें मैंने बताया था आपको कि एसडीए लाइन में हमारे पुल अप रजिस्टर लगे रहेंगे। एसडीए लाइन में पुल अप रजिस्टर है 2.2 किलोहर्ट्ज का, 2.2 किलोहर्ट्ज का 100। तो ये अभी के फोन में तो इस तरीके के आते नहीं है। अब जब मेरे पास प्रॉब्लम्स आई और भी, जैसे पोको X2 में बहुत प्रॉब्लम आई है, उसकी कई तरीके से रिपेयर की है पोको X2। तो इसमें अब टच के सेक्शन इस तरीके से काम नहीं करते कि उसमें एचडीए लाइन के रहेगा, अब MIPI की लाइन होती है। तो MIPI CSI लाइन किससे आती है? डायरेक्ट CPU से, उसमें कोई कनेक्टेड नहीं होता। तो ये आगे देखो है ना, मॉसी, MIPI, CLK, मिसो, ये सब लाइन जो हमारी CPU से होती है। मास्टर स्लो इन और स्लो आउट। तो ये जो लाइन है हमारी SP, CLK, CS, ये डायरेक्ट अब CPU से होती है। इस लाइन में हमारा कोई रजिस्टर्स नहीं है। ये रजिस्टर्स है लेकिन क्या वैल्यू है इनकी? जीरो वैल्यू। तो इसका मतलब होना ना होना, अगर ये लाइन नहीं भी हो और डायरेक्ट जंपर मार दे तब भी ये काम कर जाएगी। तो डायरेक्ट लाइन में अगर कोई रजिस्टर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो होना नहीं होना एक ही है। चाहे तो वो लगा हुआ है तो उसके अंदर से सप्लाई जा रही है, और नहीं लगा हुआ जंपर मार दोगे तब भी सप्लाई चली जाएगी। मतलब जो सप्लाई वहां है वही सप्लाई डायरेक्ट यहाँ है। लेकिन अगर इसके अंदर वैल्यू का अगर रजिस्टर होता, जैसे 1 के 2 किलो ओम्स का रजिस्टर अगर इसमें होता, तो ये वैल्यू पीछे कुछ और होती और आगे कुछ और होती। तो जब पीछे वैल्यू अलग होती और आगे अलग चेंज हो गई, तो समझ जाना इसमें बीच में कोई ना कोई रजिस्टर की वैल्यू है ना। अगर वैल्यू नहीं है तो वो आपको जो सप्लाई यहाँ देगा वही सप्लाई आपको यहाँ पे भी। तो ये मेरे साथ में बहुत प्रॉब्लम आई है इसकी। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वही लाइन रहेगी, लेकिन हमारी डायरेक्ट सीपीयू से होती है। अभी एचडी एचसीएल नहीं है, तो मीसी और मॉसी सीएसआई की जो लाइन है ये एसपीआई, मॉसी, एमआई, मीसो और एससीएस और आईएनटी और रीसेट। तो ये अब उसकी जगह एचडी एचसीएल की, इसकी जगह एचडी और एचसीएल की एमओ, एसआई और एमआई एस ओ, मास्टर स्लो इन और मास्टर स्लो आउट की लाइन। इसकी जगह दो लाइन आ गई, और बाकी इसमें अब टच के साथ है तो सिर्फ 1.8 वोल्टेज आएगा। तो इसमें तो सिंपल है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आई है। इसमें भी मैंने फाइंड आउट की है, एक तो पावर आईसी से वोल्टेज बनना और दूसरा सीपीयू से हमें सब प्रोटोकॉल मिलना। इसमें भी 0R का रजिस्टर है, यहाँ पे भी 0R का रजिस्टर है। तो जब आप इसकी टेस्टिंग करोगे तो इसमें ज्यादा करके आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी OL की। किसकी? OL। लाइन ओपन हो जाना। अब लाइन ओपन हो गई, फॉर एग्जांपल ये लाइन ओपन हो गई या ये हो गई। अगर ये लाइन ओपन हुई तो इसमें रजिस्टर भी शामिल है, अगर ये लाइन ओपन हुई तो इसमें भी एक आध रजिस्टर शामिल है, लेकिन दोनों भी 0R का है। ये रहा। तो ये जब निकाल के आप यहाँ से जंपर मार सकते हो या सीधा सीपीयू रिमूव। मोस्टली अभी के फोनों में आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी वो या तो आपका रजिस्टर खराब हो चुका है जिससे आपकी वॉयल हो जाएगी, या आपका इससे लीकेजिंग हो चुका है। तो मैंने बहुत से फोन ये X2 रिपेयर किए जिसमें 90% केसेसों में मैंने सीपीयू ही रिवॉल्व करके ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। एमआई के बहुत से ऐसे फोन से जिनमें ज्यादा करके आपको सीपीयू से ही सॉल्व होगी, बिकॉज ज्यादा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, डायरेक्ट सीपीयू से है। सीपीयू से अगर है तो मोस्टली आपको ज्यादा करके सीपीयू ही रिफिक्स करना पड़ेगा, या फिर आपका 1.8 भी मिसिंग हो सकता है। फिर नेक्स्ट आपकी कोड टेस्टिंग ओके है, जीआर ओके है, जितनी आनी चाहिए थी सब आ रही है। तो रजिस्टर जो बीच में जीरो वैल्यू के सब लगे हैं। और भी कोई प्रोटोकॉल देखते हैं जिसमें कोई, तू अभी तक शॉप पे बैठा था कितना दिन? लगभग 1 महीना 2 महीना। और मैं तो अभी तक गया नहीं, कोई भी शॉप पे नहीं बैठा। कौन बैठा था शॉप पे? तो थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो के बैठा था। हाँ तो बैठा कि आई कभी टच की प्रॉब्लम नहीं आई। और कोई बैठा जिसके सामने कोई टच? चलो अच्छा, किसी के फैमिली में कोई फोन खराब हुआ हो जिसमें टच नहीं चल रहा है? मेरा नहीं। तेरा कौन सा है? रेनो 8 कॉपी डिस्प्ले डाल रहा पूरा टच नहीं चल रहा। तूने अभी तक टच चेंज किया? डिस्प्ले चेंज करके देखा अभी तक? नहीं।
तो फिर पहला ऑप्शन है डिस्प्ले चेंज मैं करने का है दूसरा लूंगा अभी। चलो फिर भी रेनो 8 पे आ जाए देखते हैं उसकी